माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत, सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण सवाल जो आएंगे क्वेश्चन में। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा टॉपिक है, जिस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट सबसे पहले फैक्ट देखेंगे। जिस पे अपना सबसे पहले है कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, जिसका काम चला है 3 मिलियन ईयर से 600 बीसी तक। और सिंधु सभ्यता जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। और वैदिक काल जो है अपना 1500 से 600 बीसी तक। महाजनपद काल 600 बीसी से 322 बीसी तक। और मौर्य साम्राज्य 322 बीसी से 185 बीसी तक। और मौर्योत्तर साम्राज्य 185 बीसी से 319 एडी तक। और गुप्त साम्राज्य जो है तो 319 से 550 तक। और गुप्तोत्तर काल 550 से 647 तक चला। ये अपना एक फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे। एसएससी मेनली एसएससी में जो आता है क्वेश्चन तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आता है क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम पढ़ेंगे। ये आप इसको देख सकते हैं स्लाइड में, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की कितने अच्छे शहर थे पहले। आप ये एक मैप इसका देख सकते हैं, ये इसका मैप है। ये इसका मैप कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं सिविलाइजेशन मेजर फेज 2600 से 1900 बीसी तक। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सुतकांगेडोर, और इसके बाद यहाँ पे लोथल भी देख सकते हैं, जो कि दो एक इसके पत्तन थे, ठीक है। और यहाँ से ईरान से लेके यहाँ पूरा यहाँ तक फैला हुआ था, थोड़ा ईरान का कुछ पार्ट। और अदर भी देख सकते हैं इस पे, अदर्स जो सभ्यताएँ थी तो चल रही थी, जैसे इसे कहा था कल्चर चल रहा था इधर साइड अपने। तो जैसे एमपी साइड एरिया, एमपी और राजस्थान एरिया साइड थोड़ा सा। और रहमान देरी भी चल रही थी। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मतलब जो खोज है 2500 मतलब बीसी से 1750 बीसी तक हुई। और खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रथम बार उल्लेख जॉन मार्शल द्वारा किया गया। मतलब एज अ इसे सिविलाइजेशन किसने कंसिडर किया, तो जॉन मार्शल ने। और अपने अगर बात करें अपने भारत के इतिहासकार जो हैं तो किसे कहा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्हें पितामह कहा गया है भारत की मतलब उसका सभ्यता का जनक कहा गया। और उन्होंने ASI करके आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और बात करें तो इसका क्षेत्र क्या था, अभी हम आपको बताएं। जैसे मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा सिंध हो गया, कुछ पाकिस्तान का पार्ट सिंध बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान वाला पार्ट, और सिंध वाला पार्ट जो हो गया सिंध बलूचिस्तान। और पंजाब हो गया, राजस्थान का कुछ पार्ट जो था तो आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये भी कुछ इसके मतलब पार्ट थे। अगर बात करें हैशटैग शहरी सभ्यता, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में सिटाडेल मिला है। और इसके बाद मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्नानागार एक स्मारक है। कभी कभी इसकी लेंथ वगैरह पूछ लेता है, लेंथ ब्रेथ, तो आप पढ़ सकते हैं इसे, एज अ नंबर याद कर लेंगे इसे। और नगरों तथा घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। तो इसकी मतलब जो सबसे मेन चीज़ है तो नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं एक घर ऐसे ही, तो यहाँ पहले एक यहाँ पे घर बनेगा, एक यहाँ पे घर बनेगा, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ये ग्रिड टाइप से जो पद्धति थी ये यहाँ पे बनाई गई थी। भंडार गृह में अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे भंडार गृह, यहाँ पे आप मेनली देखेंगे तो यहाँ पे दो टाइप से सभ्यता थी। एक होता है, एक पश्चिमी थी और एक पूर्वी। पूर्वी साइड थोड़ा कौन से लोग रहते थे, गरीब टाइप के लोग रहते थे। और पश्चिम साइड कौन से लोग रहते थे, अमीर टाइप के लोग। तो ज़्यादा भंडार गृह कहाँ पे मिले हैं, अमीर लोगों के पास। ये आप देख सकते हैं ग्रिड पद्धति के आकार पे बने हुए। अगर कोई भी घर बनना होता है तो सही बना देते। अगर बात करें इकोनॉमिकली कैसे ये इतने ज़्यादा मजबूत थे,
तो गांव मुख्यतः सिंध द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से में था। और जलोढ़ मिट्टी तो आपको पता है एल्यूवियल सॉइल जो होती है तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, अतः अधिक उत्पादन शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सहारा। और सिंधु सभ्यता में कपास और गेहूँ जौ मुख्य फसल थी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे मेन चीज़ जो है तो कपास गेहूँ और जौ जो इसकी मुख्य फसल थी। और यहाँ पे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, कुबड़ वाला सांड जो यहाँ का एक प्रमुख जानवर था। ये ऐसे एक सींग करके बना हुआ जानवर था, आप देख सकते हैं ऐसे। तो एक सींग करके एक सींग वाला, और उसके सिक्के भी प्राप्त हुए अफ़गानिस्तान में। और दूसरी चीज़ है, अफ़गानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले। तो नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? अफ़गानिस्तान में मिले हैं। और बड़े बड़े जो मतलब स्नानागार की अभी जो हम देखेंगे आगे स्लाइड में है हमारे, वो देख सकते हैं। और धात्विक धन के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। धात्विक धन मतलब कि जो करेंसी अपने यहाँ अभी चलती है, कॉइन वगैरह, वो वहाँ पे अभी नहीं मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, या मतलब कोई चीज़ के बदले चीज़ें मिलती थी। और लोथल और सुख्तांगेदोर दो पत्तन शहर थे, जैसे हम आपको मैप में अभी दिखाए थे, आप देख सकते हैं ये मैप में। ये यहाँ पे लोथल हो गया, लोथल गुजरात वाला पार्ट, ठीक है, ये लोथल हो गया, और सुख्तांगेदोर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और तौल की इकाई जो संभवतः है 16 के अनुपात में थी, 16, 32, 64, और आप अगर देख सकते हैं 128 टू 28 से समथिंग। तो क्योंकि एक वहाँ पे स्टिक प्राप्त हुई है, जो मतलब स्टिक जिसमें 16 खाने बने थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि इसमें 16 के रेशियो में जो है होता है, तो लंबाई की रहती थी। अगर बात करें टेराकोटा में, तो टेराकोटा के खिलौनों की खुदाई में मिले। टेराकोटा में जो है खिलौनों की खुदाई में मिले हैं। और सभ्यता में आयातित वस्तु जो थी, आयातित वस्तु का मतलब होता है सोना। सोना जो होता है कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। तो अभी आपको हमने मैम में बताया, यहाँ पे कर्नाटक इंडिया के पार्ट से कुछ जैसे साउथ से जो अपना था, तो सोना मतलब सोना आता था कर्नाटक के कोलार माइन से। और अफ़गानिस्तान से देखेंगे तो अफ़गानिस्तान से अपना जो है तो इधर साइड से भी मिलता था। और ईरान से आपको पता ही है, ईरान में सबसे महत्वपूर्ण जो पत्तन था कौन था? सुख्तांगेदोर। और तांबा जो है राजस्थान से मिलता था, ठीक है, और खेतरी खदान से। तो तांबा खेतरी खदान से मिलता था और बलूचिस्तान से मिलता था। और टीन जो है अपना अफ़गानिस्तान से मिलता था। अगर बात करें धर्म की, तो मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। अगर बात करें यहाँ पे, तो मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे एक जो मूर्ति के अवशेष मिले हैं, जिसमें पशुपतिनाथ शंकर जी की, ऐसा मानते हैं कि जो बाद में अपने मतलब वैदिक एरा में जो शंकर जी के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, तो पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली, इसके अवशेष मिले, एक योगी के आसन में जो बैठे हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शंकर जी हैं। पीपल के पेड़ में कुबड़ वाले सांड की जो है, पीपल के पेड़ भी यहाँ पे सबसे मेन चीज़, यहाँ पे कौन सा पेड़ पूजनीय था? तो वहाँ पे पीपल का पेड़, और यहाँ पे कुबड़ वाला सांड भी पूजनीय था। अगर बात करें विविध का हम देखेंगे, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से नर्तकी और एक कांस्य मूर्ति मिली है। और कालीबंगा में चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। तो आप ये चीज़ें याद रख लेंगे। अगर बात करें अगला, तो सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। तो आप ये याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगर भारत में बात करें, भारत में स्थित मोहनजोदड़ो या मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वहाँ पे राखीगढ़ी। ये कहाँ पे है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक प्रमुख स्थल होंगे, यहाँ पे एक रिवर होगी, और यहाँ पे कहाँ भी है इस टाइम में वो चीज़। तो मोहनजोदड़ो अपना कहाँ पे है? सिंधु में है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी और पाकिस्तान में। धौलावीरा जो है लूनी नदी, भारत गुजरात, लूनी नदी। और लोथल भोगवा नदी और भारत में। और बनवाली जो है यहाँ पे बनावली है, इसे आप देख सही कर लेंगे, बनवाली है ये, रंगोई में रंगोई नदी, और भारत और हरियाणा में स्थित। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तो रूट देख सकते हैं आप, जैसे कि कैसे यहाँ पे जो है तो आर्या कहाँ से आए थे? तो आर्या आपको बताना चाहेंगे कि ये यूराल माउंटेन से आए थे। यूराल माउंटेन से क्षेत्र से होते हुए आप देख सकते हैं ऐसे पहले
तो ऐसा कहा जाता है जैसे उसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ होता है, वो वहाँ पे जो 250 ईयर का गैप होता है, आप देखे होंगे जो हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल वाली स्लाइड में दिखाए थे, जो 1750 वाला है वहाँ से। तो उस पर 250 ईयर का गैप इसीलिए होता है कि उस टाइम का अकॉर्डिंग कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ था। ऐसा मानते हैं कि उस टाइम में आर्यन का आक्रमण हुआ था और इसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई, या ऐसे मानते प्राकृतिक आपदा जो भी बाढ़ भूकंप ये सब, और या फिर सूखा, तो यहाँ से लोग चले गए थे, ऐसा भी मानते हैं। अब अपना यहाँ पे देखेंगे वैदिक इरा। वैदिक इरा में देखेंगे 500 BC से 600 BC तक। तो वैदिक इरा में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। वैदिक काल में सबसे पहली चीज़ें दो पार्ट में डिवाइड था। कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 तक, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईस्वी तक। तो आप ये ईस्वी पूर्व तक। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हिंदू कुश आर्य आए कहाँ से थे, तो आपको अभी हम बताए हैं कि यूराल माउंटेन से होते हुए यहाँ पे आए हैं। तो ये यहाँ पे पूरे, और यहाँ पे इनका सामना जो होता है यहाँ की मतलब स्थानीय जनजातियों से होता है या स्थानीय लोगों से होता है। तो अभी वहाँ पे हम दसराग युद्ध भी पढ़ेंगे जो इनके बीच में होगा। दसराग युद्ध में भारत और 10 किंग वर्सेज या छोटे छोटे किंग जो होते हैं उनके, और भारत जो कि आर्यन लोगों से उनके साइड से था, जो जीतता है ये युद्ध। तो यूरेशिया एल्प्स की पहाड़ियों के समीप रहते थे, और 1500 ईस्वी पूर्व के उनके साक्ष्य भारत में मिले हैं। तो आप ये याद रखेंगे। भारत में उनका विवाद यहाँ स्थानीय जाति के लोगों से होने लगा, जिन्होंने दासास या दास्यु कहा, उन्हें दासास या दस्यु कहा। तो आप ये याद रखेंगे। मेनली इसका पेस्टोरल एग्रीकल्चर था। पेस्टोरल एग्रीकल्चर होता है क्या? जैसे पेस्टोरल एग्रीकल्चर होता है मिल्क वगैरह प्रोड्यूस का। तो पेस्टोरल एग्रीकल्चर जो होता है तो यहाँ पे फर्म से रिलेटेड होता है। एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी ऑफ देम। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे उस टाइम में? इंद्र और अग्नि और वरुण। और यहाँ पे याद रखेंगे समाज यहाँ पे कैसा था। ब्राह्मण में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन कर्म पर आधारित था। कैसे आधारित था? कर्म पर आधारित था यह। इसके बाद लेट वैदिक पीरियड यानी 1100 से 500 BC तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे यहाँ पे वैदिक काल और इसका वो हटेगा तो इसे 16 महाजनपदों का उदय होगा। तो आप ये भी देखेंगे यहीं से ऐसा होगा। तो आप ये मैप से रीड करके देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से 600 BC। इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो आप याद रखेंगे इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, और इससे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में विस्तार करने में सहायता मिली। तो आप ये याद रखेंगे जब लोहे की खोज हो गई तो कृषि कार्य थोड़ा बहुत करना शुरू कर देंगे, और इससे गंगा यमुना में यहाँ पे स्थायी रूप से रहने लगेंगे लोग। तो आप अभी यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे। यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो हो जाती है तो अपनी कृषि प्रधान हो जाती है, सेटल लाइफ होगी। जब कृषि करेंगे तो एक सेटल होना पड़ेगा, और इस काल के अंत तक में कई छोटे शहरों का उदय हो जाता है। राज्य व्यवस्था में बात करें तो कई छोटे राज्यों का उदय होता है। कर संग्रह की शुरुआत होती है। यहाँ पे नो स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब कोई बॉर्डर एरिया के पास कोई आर्मी ऐसे नहीं रहती थी कि वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, जिससे यहाँ पे अभी आप युद्ध भी देखेंगे, दसराग युद्ध लड़ा जाएगा। समाज यहाँ पे इस काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। तो यहाँ याद रखेंगे वर्ण मतलब उनके काम के वर्ण आधारित व्यवस्था थी। मतलब पहले जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुआ करते थे वो छोड़ के जन्म के आधारित हो गई। फिर गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में होता है। यहाँ पे जो गोत्र होता है जैसे कि सांडिल्य हो गए, या जैसे होता है कोई सिंह हो गए, कोई ऐसे टाइप से, वो गोत्र नामक जो उनके पहले वाले रहे होंगे, उनके नाम रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंगली उनका गोत्र भी हो गया। तो आप ये याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे इंद्र अग्नि लॉस्ट देयर इम्पॉर्टेंस। इस काल में जो होता है तो इंद्र और अग्नि ये लॉस्ट अपनी इम्पोर्टेंस को खो देते हैं, जिससे 3 नए देवता प्रकट होंगे। प्रजापति जिनका नाम ब्रह्मा, रुद्रा मतलब शंकर भगवान, विष्णु मतलब ये इनकी जगह ले लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये चारों वेद। आपको कभी मौका मिले तो ये वेद पढ़ के बैठिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना 10 मंडल में विभाजित, 1 और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। यजुर्वेद में बात करें तो यज्ञों का उल्लेख है, सामवेद में मंत्रों का उल्लेख है, अथर्ववेद में जादू से संबंधित है। तो ये चीज़ देखेंगे।
एक बार हम 5 मिनट का रिवाइज मारेंगे फिर से, तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल 3 मिलियन से 600 BC तक हुआ था। जैसे अभी हम देख रहे थे, सिंधु सभ्यता में 500 से 1750, वैदिक काल में 1500 BC से 600 BC, महाजनपद में 600 से 322 BC, मौर्योत्तर साम्राज्य में 322 से 185 BC, और मौर्योत्तर काल में 185 BC से 319 AD, और गुप्तोत्तर काल जो होता है तो ये होता है 550 AD से 647, या गुप्त साम्राज्य 319 से 550 AD। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्ता पीरियड के बाद। सिंधु सभ्यता में अभी हम देख रहे थे, तो सिंधु सभ्यता को एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये मैप आप लोग याद कर सकते हो, ये मैप। इसके बाद आपको पता है इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। कौन सा वर्ष था, 1921 था। इसके अतिरिक्त कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो सिंधु सभ्यता में और राखाल दास बनर्जी भी कंसिडर कर सकते हैं आप इस पर वो इस पे नहीं थे, वो फिर दूसरे में थे। और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा के, फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो में है वही। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रथम बार उल्लेख जॉन मार्शल ने किया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये क्षेत्र थे। और इसके बाद देखेंगे सिटाडेल मिला, सिटाडेल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्नान घर का एक प्रमुख स्मारक मिला। नगर के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, और भंडार गृह के अवशेष भी मिले हैं। ये देख लीजिए, ग्रिड पद्धति पे बने घर, आप भी बनवा लीजिएगा घर। गांव मुख्यतः सिंधु द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था में याद रखना है, तो यहाँ पे कृषि पे थी, मतलब कृषि जो जलोढ़ मिट्टी के कारण लाई। यहाँ पे मुख्य सोर्स की कृषि के लिए क्या था, कपास, गेहूँ जो मुख्य फसल थी। यहाँ पे कुगड़ वाला सांड ज़्यादा पूजा जाता था, और अफगानिस्तान में नहर के अवशेष मिले हैं। आपको पता है यहाँ पे कोई करेंसी नहीं थी इसकी, तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का लेन देन हुआ करता था। और लोथल और सुतकांगडोर, ये यहाँ पे 2 पत्तन थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। टेराकोटा के खिलौने में भी खुदाई में मतलब मिले हैं अवशेष, तो आप याद रखेंगे। खिलौने टेराकोटा में जो है ना, खिलौने मिले हैं, टेराकोटा के बने खिलौने, मतलब क्ले, मिट्टी के बने। सभ्यता में आयातित मतलब मिट्टी को पका के जो बनाए जाते हैं। सभ्यता में आयातित वस्तु, और जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया। तो आपको पता है सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान में, तांबा राजस्थान क्षेत्रीय खदान में, और बलूचिस्तान में। टीन जो है अपना अफगानिस्तान में। अगर बात करें तो मंदिर, धर्म में बात करें, मंदिर का कोई अवशेष नहीं। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, और पीपल के पेड़ में पीपल का पेड़ यहाँ पे पूजा जाता था, और कुबड़ वाला बैल या सांड बोलते। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, सिंधी भाषा में ये मुर्दों का टीला। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कालीबंगन में चूड़ियों का अवशेष मिला है, तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे चूड़ियों का अवशेष कहाँ मिला है, कालीबंगा में। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर है। किस चीज़ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान, हड़प्पा रावी नदी पाकिस्तान, धवलावीरा लूनी नदी भारत, लोथल भोगवा नदी भारत, बनवाली रंगोई भारत हरियाणा में। और यहाँ पे देख सकते हैं आर्यवाला वैदिक युग स्टार्ट होता है यहाँ पे। एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 पार्ट में डिवाइड है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके थ्रू। आर्य कहाँ से आए थे, ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछता है। तो यूरेशियन की आल्प्स की पहाड़ियों के समीप रहते थे। 1500 ईस्वी पूर्व में उनके साक्ष्य मिलते हैं। भारत में उनका विवाद यहाँ स्थानीय जाति के लोगों से हुआ, जिन्हें उन्होंने दासास एंड दसायु कहा। और मेनली वेस्ट ऑर्डर एग्रीकल्चर था। पहले वो मतलब पशुपालन किया करते थे। एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी फॉर देम। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, अग्नि, वरुण। ऋग्वैदिक में चतुर्वानों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक विभाजन कर्म पर आधारित था। ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। इस काल तक लोहे की खोज हो चुकी है। उत्तर वैदिक काल जो कि लोहे की खोज हो चुकी थी इस टाइम में। इसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में विस्तार करने में सहायता मिलती है। अर्थव्यवस्था यहाँ पे कृषि प्रधान हो जाती है। सेटल लाइफ उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे लोग अच्छे से रहने लगते हैं। यहाँ पे अच्छी फैमिली, लोगों से मिलना जुलना होने लगता है। काल के अंत तक में कई छोटे शहर भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ राजा भी बन जाएंगे। कई छोटे राजाओं का उदय जैसे कि हम देखेंगे। और कर संग्रह की शुरुआत भी हो जाएगी। और नो स्टैंडिंग आर्मी या मतलब प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छी आर्मी नहीं थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई। यहाँ पे आपको पता है पहले उसमें क्या था, कर्म पे आधारित थी। अब यहाँ पे जन्म पे आधारित हो, मतलब जो जन्म लेगा वही, जैसे शूद्र के घर में कोई लड़का जन्म लेता है तो शूद्र ही होगा। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। यहाँ पे इंद्रा, अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इनकी दोनों की जब इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है तो 3 नए देवता आते हैं, प्रजापति, रुद्रा और विष्णु।
यहाँ पे आप 4 वेद देख रहे हैं, इनको पढ़ते रहिएगा। 10वें मंडल में विभाजित 1 और 10 मंडल के बाद जोड़े गए यजुर्वेद याज्ञों के बारे में उल्लेख देता है और सामवेद मंत्रों के बारे में, अथर्ववेद जादू के संबंधित। और इसी के साथ अपने हम स्लाइड का अंत करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।